जैन साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एट मौर्य अखिलेश कुमार पर आप सबका स्वागत करते हैं। पहली बात आपसे कहना चाहूँगा, बहुत लोग पीडीएफ्स के लिए क्वेश्चन की जो पीडीएफ थी उसकी बात कर रहे थे। तो देखिए, पीडीएफ जो होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर जो ये एमसीक्यू चलाया जा रहा है इसका डाल दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या करते हैं, पीडीएफ को ले सकते हैं। तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक जो होता है इस वीडियोज़ के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या आप ध्येय पीईटी नाम से सर्च करेंगे जब भी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे हमें हमें प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और जो लोग चैनल्स पे नए आ रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल बटन दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। साथ में ही आप शेयर और लाइक कीजिए, जिससे कि हम लोग ट्रेंडिंग में आए और साथ आप के साथ साथ और लोगों की भी मदद हो सके। तो हमारा ये छठवां वीडियो है इस प्रक्रम का। तो छठवें वीडियो को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, और इसमें भी क्या होता है, 10 प्रश्न शामिल होंगे। और चलते हैं फिर हम लोग इस प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए। पहला प्रश्न है किन्सियोलॉजी से जुड़ा हुआ, रेंज ऑफ मोशन की हम बात। इस प्रश्न में रेंज ऑफ मोशन के बारे में बात की जा रही है। रेंज ऑफ मोशन का मापन किस उपकरण से किया जाता है? स्कोलियोमीटर, फ्लैक्सोमीटर, गोनियोमीटर, पेडोमीटर। सबसे पहले हम रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं। यानी मोशन मीन्स गति, रेंज मीन्स एरिया, यानी कि वो गति कितने एरिया में हो रही है, इसके बारे में किस मापन। तो चूंकि हम ये किन्सियोलॉजी से, और किन्सियोलॉजी में हम मानव गतिकी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जब हम मानव गतिकी विज्ञान की बात करेंगे तो हम रेंज ऑफ मोशन का जो बात करेंगे वो मानव को परिदृश्य में बात करेंगे। तो जो गति होता है मनुष्य के अंदर वो हमारे जॉइंट्स के ऊपर होता है। ठीक है, जॉइंट्स पर ही हमारी गतियाँ सारी संपादित होती है। अर्थात हमारा जॉइंट कितना मूव कर रहा है, कितना फैल रहा है, और जितना हमारी जॉइंट्स फैलेगा उतना ज़्यादा ही हमें गति प्रदान करेगा। तो किसके इसका मतलब क्या होता है, ये शरीर के फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने का काम कर रहा है ना, रेंज ऑफ मोशन। जितना जोड़ फैलता जाता है उतना ही हम कहते हैं कि हमारे शरीर में लचकता आ रही है, फ्लेक्सिबल हो रहा है हमारा शरीर। ठीक है, तो ऑप्शन ए की सबसे पहले बात करते थे स्कोलियोमीटर। देखिए, स्कोलियोमीटर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम अपने मेरुदंड की बात करेंगे। और मेरुदंड में 3 प्रकार की विकृतियाँ आती हैं, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। पहला होता है आपका काइफोसिस। ठीक, दूसरा होता है आपका स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस, और तीसरा आपका होता है लोडोसिस। ठीक है, लोडोसिस होता है। तो जो काइफोसिस होती है हमारी थोरैसिक रीजन में होती है ना, धड़ के ऊपरी भाग में होती है। इसमें पीठ पीछे की और गर्दन आगे की तरफ निकल जाती है। उसी तरह स्कोलियोमीटर जो होता है, स्कोलियोमीटर ये हमारे पूरे रीढ़ की जो मेरुदंड होता है उसमें शामिल होता है। और ये 2 शेप में हमें दिखाई दे, कभी कभी ये सी शेप में दिखाई देता है, और फिर ये एस शेप में भी हमारी मेरुदंड ऐसे दिखाई देने लगती है, टेढ़ा। ठीक है, सबसे पहले सी टाइप का विकृति आती है, फिर एस टाइप की विकृति आती है। और लोडोसिस जो होता है ये हमारे लंबर रीजन में होता है, कमर वाले भाग में, कमर पीछे की तरफ, और पेट क्या होता है आगे की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं काइफोसिस, स्कोलियोसिस और लोडोसिस, तीनों मेरुदंड की विकृति, इसमें से सिर्फ एक विकृति जो स्कोलियोसिस होता है इसको ये मापनीय होता है। और इसको मापन करने के लिए ही हम क्या करते हैं, स्कोलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्कोलियोमीटर मापक यंत्र का उपयोग करके हम स्कोलियोसिस को मेजर करते हैं। इसमें काइफोसिस और लोडोसिस मापनीय नहीं होता है। उसी तरह हम ऑप्शन बी की जब बात करते हैं तो फ्लैक्सोमीटर आता है। फ्लेक्सो का तात्पर्य क्या होता है, फ्लेक्सिबल से होता है। फ्लेक्सो फ्लेक्सो का तात्पर्य हमारा हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबल से होता है। और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचकता। तो जो फ्लेक्सोमीटर होता है ये मानव के लिए नहीं बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए कि उस वस्तु के अंदर कितना लचकता है उसको मेजर करने के लिए फ्लेक्सोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर हम जब ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है गोनियोमीटर, गोनियोमीटर का उपयोग ही हम क्या करते हैं, मानव की जो जोड़ होती है, जोड़ के फैलाव को मेजर करने के लिए
उपयोग करते हैं। और रेंज ऑफ मोशन का भी यही कहता है कि हमारे शरीर में हमारी जो जॉइंट्स होती है कितना फैल रही है, वही उतना ज़्यादा ही हमारे शरीर में लचकता आती है, फ्लेक्सिबल हमारा शरीर होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर गोनियोमीटर होता है। पेडोमीटर को भी हम बात कर लेते हैं। तो पेडोमीटर एक प्रकार का मापक यंत्र होता है। देखिए, हमारे जो पैर के तालू होते हैं, तालू में पैर के जो तालू होते हैं, तालू में दो विकृतियां आती हैं। एक क्या होता है, जो आर्च होता है, एक में आर्च गायब हो जाता है, एक में आर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक होता है आपका फ्लैट फुट, ठीक, और दूसरा जो विकृति होता है वो होता है आपका क्ले फुट, ठीक। तो जो फ्लैट फुट होता है उसमें हमारे तालू एकदम बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। ये जो आर्च हल्का सा बना रहता है ख़त्म हो जाता है। जब आर्च ख़त्म हो जाता है तो इसको फॉलन आर्च कहते हैं, आर्च गिर गया, ठीक है, ठीक, तो आर्च ख़त्म हो जाता है या फ्लैट फुट कहते हैं। और जो क्ले फुट का तात्पर्य होता है कि जो आर्च होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो जो हमारा पैर जो ऐसे बना रहता है इस प्रकार से, अब वो बहुत ज़्यादा ऐसे उठा हुआ प्रतीत होता है, तो इसको सुपिनेटेड फिट फिट कहते हैं। और चूंकि आर्च ज़्यादा बढ़ गया होता है, तो जब ये आर्च आपका बढ़ गया तो इसको हम क्या कहते हैं, होल टाइप का ये हमें दिखाई देने लगता है, तो इसको हम होलो फिट के नाम से भी जानते हैं। तो इन पैर के जो तालू की विकृति होते हैं, इसमें जो पेडोमीटर होता है उसको क्ले फुट सॉरी जो फ्लैट फुट होता है वो मापनीय होता है, पेडोमीटर यंत्र के माध्यम से मापते हैं। तो स्कोलियोसिस स्कोलियोमीटर क्या मापता है, स्कोलियोमीटर मापता है। फ्लेक्सोमीटर क्या, किसी भी वस्तु की लचकता को मापता है। गोनियोमीटर क्या होता है, शरीर की जो जॉइंट्स होती हैं उसके मोशन को चाहे उसके फैलाव को मेजर करता है, जिससे कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का मापन होता है। उसी तरह जो पेडोमीटर होता है, पैर के तलवे की जो फ्लैट फुट विकृति होती है उसको मेजर करता है कि हमारा तालू में कितना विकृति आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, गैलीलियो ने गति के किस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का काम किया था, ठीक है। जड़त्व का, स्थिर जड़त्व का, गति जड़त्व का, या आइसबर्ग सिद्धांत का। तो बात करते हैं हम इसमें क्या, जड़त्व शब्द की बात करते हैं। सबसे पहले जब जड़त्व शब्द की हम बात करते हैं तो ये लैटिन जो शब्द होता है इनर्शिया, इनर्शिया से आया। और इनर्शिया का जो अर्थ होता है वो किसी भी वस्तु की स्थिरता से होता है, स्थिरता से होता है या फिर जड़ता से होता है। जड़ मतलब स्थिर रहता है, तो जड़ता के बारे में बताता है, ठीक है। और जड़त्व शब्द का सबसे पहले अगर प्रयोग की जब हम बात करें तो अरस्तु ने किया था। और इसकी परिभाषा को जब समझाया जाता है तो बताया जाता है कि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई अन्य बाहरी बल या उसके ऊपर कोई आंतरिक बल आरोपित न हो। यानी कि अपने पूर्व की स्थिति को बनाए रखने की जो गुण होता है किसी भी वस्तु के अंदर, उसी को ही हम जड़त्व कहते हैं, ठीक है। आगे चल के क्या हुआ कि सबसे पहले जड़त्व की शब्द की व्याख्या अरस्तु ने कर चुका था। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो 1668 का समय आता है, सॉरी 1668 का जो समय 1638 नहीं, ये 1668 नहीं बल्कि 1638 है। 1638 में गैलीलियो का नाम आता है, गैलीलियो। और गैलीलियो ने सबसे पहले क्या किया कि अरस्तु के बाद गैलीलियो ने बताया कि कोई भी वस्तु होती है उसमें वेग परिवर्तन के लिए बल लगाना पड़ता है, और इस वेग परिवर्तन दर को ही हम त्वरण कहते हैं। और उसने अपने वेग को बरकरार रखने के लिए फिर दोबारा किसी भी बल का मांग नहीं करते। अर्थात गैलीलियो ने बताया कि किसी भी वस्तु अगर गतिमान हो गई तो वो गतिमान ही बनी रहे, लगातार वो गतिमान बनी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। या कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि जब हम गतिमान अवस्था में कोई वस्तु रहती है तो उसको उसकी स्थिति में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बल आरोपित करते हैं। तो उसकी जो गति होती है या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। और जब वस्तु ऑब्जेक्ट स्थिर होता है तो जब उस पर अगर उसके जड़ता से अधिक बल आरोपित करते तब वो वस्तु गतिमान होती है। तो सबसे पहले स्थिर जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने 1968 में एक्सप्लेन किया और बताया कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है और उसकी वेग में जब परिवर्तन करना है तब उस पर हम जो बल लगाते हैं
तो उस वस्तु में वेग परिवर्तन हो जाता है, अन्यथा वो वस्तु कंटिन्यू गति करती रहती है। ठीक है, लेकिन न्यूटन ने कहा कि नहीं, जब हम जब पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है जो कि हमेशा गति का विरोध करता है। ठीक है, वो वस्तु को हमेशा स्थिर अवस्था में बनाए रखने का काम करता है। तब न्यूटन ने वहाँ पे जड़त्व को दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग गैलीलियो के अकॉर्डिंग स्थिर जड़त्व की व्याख्या के बारे में बात किया, और दूसरा जो दिया बताया कि जब हम वस्तु को गति अवस्था में लाने के लिए बल का प्रयोग करना ही पड़ता है तो वो गति का जड़त्व कहलाया। यानी कि जब वस्तु विरामावस्था में होती है तो वो स्थिर जड़त्व में होती है, जब वस्तु की स्थिति गतिशील होती है या गति अवस्था में होती है तो वो गति जड़त्व कहलाता है। और एक चीज़ और यहाँ पे आप समझें कि जो स्थिर जड़त्व था, स्थिर जड़त्व को व्याख्या करने के लिए गैलीलियो ने बताया कि हमेशा गतिमान रहती है, एक बार अगर गतिशील हो गई तो इन्हीं का जो थ्योरी आया उसको केपलर केपलर नाम का एक वैज्ञानिक था, इन्होंने पकड़ा उनके थ्योरी को और बताया कि देखिए आकाशीय जो पिंड होते हैं ना, एक पथ पर कंटिन्यू अपनी गति करते रहते हैं, उस पर एक बल बल लग गया और चल रहे वो रुक नहीं रहे, अर्थात तो वो स्थिर जड़त्व के रूप में काम करते रहते। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गैलीलियो के अकॉर्डिंग गैलीलियो ने 1968 में क्या समझाया था? स्थिर जड़त्व के बारे में इन्होंने समझाने का काम किया था। ठीक है, इसके बाद हम आइसबर्ग सिद्धांत भी गैलीलियो के माध्यम से ही दिया गया, और उन्होंने एक बर्फ जो कि एक पानी में डूबी होती है उसको समझाते हुए बताया कि कोई भी वस्तु जो होती है जब पानी में डूबी होती है तो 90% हिस्सा जो होते हैं उसके पानी के भीतर रहता है और 10% हिस्सा उसके पानी के ऊपर रहता है, और तब जाके वो वस्तु तैरती रहती है। ठीक है, और इसी आइसबर्ग सिद्धांत की अगर हम तुलना देखें, संबंध को स्थापित करने का प्रयास करें, एक मनोवैज्ञानिक था सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड ने ही मनोविश्लेषण शब्द का मनोविश्लेषण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और इन्होंने चेतन और अचेतन की बात की थी, चेतन और अचेतन मन की बात की थी, और इन्होंने ही आइसबर्ग सिद्धांत के आधार पर ही समझाया कि 10% हमारी मस्तिष्क जो होता है हमेशा एक्टिव रहती है, अर्थात चेतन मन होता है, और बाकी 90% भाग मस्तिष्क का वो अचेतन मन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर स्थिर जड़त्व आता है। फिर आगे के प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हंटर आयोग ने किस खेल को बढ़ावा देने पर बल दिया था? ठीक है, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, टेनिस और बास्केटबॉल। सबसे पहले हंटर आयोग की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग 1882। तो हंटर आयोग जो था, हंटर एक अंग्रेज अधिकारी भारत में एक आयोग का गठन उसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो उसे हंटर आयोग कहते। उसका काम था भारत में शैक्षणिक व्यवस्था को देखना था, किस प्रकार से विकसित किया जाए, तो उसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता था, और ये 1882 में भारत में अपना काम करने आया। तो जब हम 1882 में की बात कर रहे थे तो उस समय भारत में क्रिकेट नहीं था, टेनिस नहीं था, बास्केटबॉल भी नहीं था, सिर्फ क्या था? जिम्नास्टिक था। और जिम्नास्टिक होने का कारण ये था कि जिम्नास्टिक एक प्राचीन की जब हम बात करते हैं, प्राचीन धरोहर है। मतलब कहें तो जो प्राचीन यूनान, जब हम प्राचीन यूनान की बात करते हैं जहाँ पे प्राचीन ओलंपिक हुआ करते थे, तो वहाँ पे भी उनका ध्येय वाक्य था, शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा के लिए संगीत। मतलब हमें हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें जिम्नास्टिक करना चाहिए, क्योंकि उसमें कई प्रकार के एक्सरसाइजों का समावेश होता था। और अगर मन को खुश रखना है तो इसके लिए हमें संगीत, गाने बाजे सुनना चाहिए। तो जब
थियोडिसस रोम के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर जब आता है 15वीं 16वीं शताब्दी जो पुनर्जागरण काल कहलाया, तो वहाँ से लोगों ने इसके ध्येय वाक्य को उठाया और अलग-अलग देशों ने जो अभी ध्येय वाक्य मैंने बताया, शरीर के लिए जिम्नास्ट को पकड़ा और अपने तरीके से जिम्नास्टिक को अपनाना शुरू किया। उसी प्रक्रम में सबसे बेहतरीन तरीके से जिम्नास्टिक को विश्व पटल पर लाने का काम जर्मनी ने किया और फिर ये जो जिम्नास्ट था उसी समय पूरे वर्ल्ड में फैल गया और भारत में भी जिम्नास्टिक की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो हंटर आयोग ने क्या किया कि इससे हंटर आयोग यानी कि 1882 से पहले कई से शिक्षा अधिनियम भारत में लाए गए थे। जैसे अगर कहा जाए तो अंग्रेजी शासन अधिनियम 1835 आया, फिर 1870 फॉरेस्टर एक्ट को लाया गया, 1878 में आपका आर्म्स एक्ट लाया गया और इन तीनों एक्टों के माध्यम से भारत की जो शारीरिक शिक्षा व्यवस्था थी पूरी तरह से रसातल में पहुंचा दी गई थी। यहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए थे। तब अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय शिक्षा आयोग यानी हंटर के अध्यक्षता में लाया गया। तो हंटर आयोग भी कहा गया 1882 में लाया और इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से मांग की थी भारत की जो पैतृक खेल थे, जैसे पैतृक खेलों की जब हम लोग बात करते हैं तो आत्या पत्ता, कबड्डी, खो खो, नेजाबाजी, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों को फिर से शुरू करने का इन्होंने बीड़ा उठाया, मांग की थी। और उसी परिदृश्य में जो ब्रिटिश हुकूमत थी उन्होंने कहा कि ठीक है, जो वहाँ के भारत के स्कूल हैं उसके अंदर पैतृक खेलों में जैसे कि डंबल के माध्यम के डंबल से ड्रिल के माध्यम से, जिम्नास्टिक के माध्यम से फिर से शारीरिक शैक्षिक व्यवस्था को शुरू किया जाए। और उसी प्रक्रम में ही जो हंटर आयोग ने जो जिम्नास्टिक खेल था उसको बढ़ावा देने का काम किया। फिर क्या हुआ, हंटर आयोग 1894 में एक बार फिर से प्रयास किया कि ये क्या हुआ, अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था भारत की सिलेबस में बन जाए। लेकिन हुआ क्या कि जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं थी, शिक्षा व्यवस्था थी, हर स्टेट को सौंप दी गई थी कि स्टेट ही उस पर कानून बनाएगा। तो स्टेट ने क्या किया, अपने अपने तरीके से समय समय पर इसकी अनिवार्यता को स्वीकार किया, एकदम से स्वीकार नहीं किया गया, जो कि आज भी बहुत सारे स्टेट क्या है शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में नहीं मानते हैं। ठीक है, वही उसी समय का आज भी वो प्रक्रिया चली आ रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जिम्नास्टिक है। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं किसी भी व्यायाम के प्रतिदिन करने से अधिकतम क्षमता क्या कहलाती है। जब हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं तो व्यायाम की अधिकतम क्षमता की जब हम बात करते हैं, अधिकतम क्षमता क्या होती है, अधिकतम अधिकतम क्षमता का तात्पर्य होता है कि डेली हम कितना कर रहे हैं। अधिकतम क्षमता का संबंध क्या होता है, प्रतिदिन, प्रतिदिन से होता है। ठीक है, प्रतिदिन हम कितना कितना हम प्रतिदिन काम कर रहे हैं इसके बारे में ये हमें बताते रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हाईएस्ट वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये कोई वॉल्यूम नहीं होता हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड। हाँ, ऑप्टिमम वॉल्यूम होता है। ऑप्टिमम वॉल्यूम क्या होता है, जब हम अचानक किसी दिन एक ऐसा प्रदर्शन कर पाते हैं जो कभी अपने पूरे कैरियर के दौरान नहीं किए होते, यानी कि हम 100% से भी अधिक क्या दे देते हैं, अधिक अपना प्रदर्शन को दिखा देते हैं और जो कि एक रिकॉर्ड के रूप में नामित हो जाता है। तो वही आपका ऑप्टिमम वॉल्यूम कहलाता है, यानी कि किसी विशेष दिन आप जब 100% से अधिक अपना प्रदर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो वो आपका ऑप्टिमम वॉल्यूम कहलाता है, जो कि प्रतिदिन आप नहीं कर सकते। यह एक अदृश्य क्षमता होती है। जैसे अगर हम कहें आपसे, अगर सिंपल सा घर के एग्जाम्पल से स्वरूप समझे तो डेली हम रनिंग करते हैं, लेकिन 100 मीटर की तैयारी करें लेकिन वो स्कोर नहीं, अगर किसी दिन हमारे पीछे एक पागल कुत्ता छोड़ दिया जाए, उस दिन हमारी या एक सामान्य व्यक्ति की भी स्पीड क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, 1.5 गुनी हो जाती है। वही उसका ऑप्टिमम वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, वो डेली नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसके बाद एब्सोल्यूट वॉल्यूम, ये क्या होता है, ये प्रतिदिन के कार्य से संबंधित होता है। प्रतिदिन आप कितना कर पा रहे हैं इसके बारे में बताता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपको तो मिल ही गया। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो हमारी अधिकतम क्षमता होती है जो कि हम प्रतिदिन प्रदर्शित करते हैं।
और ऑप्टिमम वॉल्यूम जो होता है, जो कि हम प्रतिदिन नहीं बल्कि किसी विशेष दिन प्रदर्शित कर पाते हैं, जो कि हमारे कैरियर का सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बालक की मानसिक आयु 18 साल और शारीरिक आयु 12 साल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, अगर सबसे पहले हम बुद्धि की बात करते हैं, 1835 का समय था। सर फ्रांसीसी गाल्टन सर फ्रांसीसी गाल्टन ने सबसे पहले क्या हुआ, बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बुद्धि का सिद्धांत दिया। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस आईक्यूलेट, है ना, कि कितनी हमारी बुद्धि काम करी, इसके बारे में ये बताता है। तो बुद्धि लब्धि का जो एक फार्मूला होता है मेंटल एज अपान में क्रोनोलॉजिकल एज जो कि हमारी रियल आयु है। ठीक है, इम्प्लीमेंट क्या होता है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो मेंटल एज आपका दे रखा है 18 दे रखा है, और आपका शारीरिक आयु वही क्रोनोलॉजिकल एज होता है इंटू 100। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको 150 वॉल्यूम प्राप्त होगा, और इसका उत्तर जो होता है 150 हो जाता है। ठीक, आगे के प्रश्न की बात हम लोग अब करते हैं। तो न्यूटन का कौन सा नियम बल युग्मन के सिद्धांत के रूप में काम करता है? तो न्यूटन के जब हम बल नियमन की जब हम बात करते हैं, तो इन्होंने और ये बल जो था गति के नियम पर आधारित था। तो हम न्यूटन की जब गति की बात करते हैं, तो इन्होंने 3 नियम दिए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और फिर तृतीय नियम। पहला जो नियम था इनका, पहला नियम क्या था, जड़त्व का था, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का था। दूसरा नियम क्या था, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि संवेग का नियम, या फिर इसको हम त्वरण का नियम भी कहते हैं। और तीसरा नियम क्या था, लॉ ऑफ रिएक्शन, यानी कि प्रतिक्रिया का नियम था। तो जब जड़त्व की बात करते हैं हम, तो जड़त्व में हमें क्या बताया जाता है कि बल सकारात्मक है या नकारात्मक है। यानी कि सकारात्मक बल वह बल होता है जो हमें गति प्रदान करता है, यानी कि हमें पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है गति करने के लिए। और निगेटिव मतलब पुल, मतलब कि हमें रोक रहा है, पुल कर रहा है, स्थिर करने के लिए काम कर रहा है। तो ये जो होता है बल का प्रकार बताता है, किस प्रकार का बल है, पुल है या पुश है। पुल का मतलब होता है रोकना, और पुश का मतलब होता है धक्का देना, यानी हमें गति देने वाला बल लग रहा है या हमें स्थिर करने वाला बल लग रहा है। ठीक है, तो बल के प्रकार के बारे में ये बात करता है। दूसरा जो संवेग होता है, ये बल की मात्रा को बताता है। यानी हम कहते हैं ना संवेग, जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, यफ बराबर, जब हम फार्मूला हम इम्प्लीमेंट यफ बराबर यम में, तो जब हम वस्तु के मास और उसके एक्सेलरेशन त्वरण में इम्प्लीमेंट कर देते, गुणा कर देते हैं, तो हमें बल की मात्रा को पता चलता है। तो यह बल की मात्रा को बताता है, जैसे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 6 न्यूटन, ये हो जाए। और तीसरा होता है प्रतिक्रिया का नियम। जब प्रतिक्रिया का नियम की बात करते हैं, ये हमारे वाल होता है, वाल पर जब हम धक्का दे रहे हैं तो वाल भी हमें तुरंत क्या करती है, धक्का दे देती है। तो वाल के ऊपर हमने क्या किया, क्रिया किया, तो वाल हमारे ऊपर प्रतिक्रिया कर देती है, हमें दूर फेंकती है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया आ जाता है, यानी कि दो बल यहाँ पे काम कर रहे हैं युग्मन के रूप में, जोड़े के रूप में। तो यहाँ पर बल युग्मन के बारे में तीसरा नियम बताता है, और तीसरा नियम ही हमारा प्रतिक्रिया का नियम होता है। और ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। एक शाश्वत नियम सत्य कहलाता है, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। न्यूटन ने ही इसके बारे में व्याख्यात किया, बताया कि पृथ्वी के पास एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने का काम करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेशियों में O2 का संग्रह किसके साथ होता है, मिलकर होता है, ग्लोबिन, मायोग्लोबिन, माइटोकांड्रिया या ग्लूकोज। सबसे पहले आप जानें ग्लोबिन क्या होता है। जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं एचबी, तो एचबी में क्या होता है आपका, एक होता है लोहा, आयरन जिसको कहते हैं, और प्लस होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होता है ये प्रोटीन होता है। ठीक है, ग्लोबिन। तो जो लोहा होता है ये हीमेटिन के रूप में उपस्थित होता है, हीमेटिन के नाम से जाना जाता है, जो कि 5% होता है। और जो ग्लोबिन होता है ये आपका प्रोटीन होता है, और ये आपका 95% उपस्थित होता है रक्त हीमोग्लोबिन के अंदर। तो जो रक्त के अंदर जो हीमेटिन यानी आयरन होता है, वो लंग्स यानी फेफड़ों से ऑक्सीजन को खींचता है, और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है उस ऑक्सीजन को कैरी करके रखने में मदद करता है। ठीक है,
उसी तरह जो ग्लूकोज होता है ये प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत होता है, प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत होता है। और इसी से क्या होता है, व्यक्ति की ये चेतन अवस्था हमेशा जागृत रहती है। देखते हैं जब व्यक्ति गर्मी उर्मी में धूप ज़्यादा लग जाती है तो बेहोश हो जाता है, तो डॉक्टर के सबसे पहले ले जाते हैं तो आपको पहले ग्लूकोज देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपकी चेतना पहले वापस आए, है ना। तो चेतन अवस्था के लिए यानी कि प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत के रूप में ग्लूकोज काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या करते हैं, ऊर्जा घर या ऊर्जा घर कहते हैं या ऊर्जा का स्टोरेज हाउस कहते हैं। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होता है मायोग्लोबिन सही उत्तर होता है। क्यों? देखिए एचबी की जब हम बात कर रहे थे तो हम रक्त की बात कर रहे थे कि यानी कि रक्त के अंदर जो होता है ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने का काम हीमोग्लोबिन करता है। इसी तरह क्या करता है मायोग्लोबिन, पेशी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करके रखने का काम करता है। जब हम अनाक्षी शोषण की क्रिया करते हैं, जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई गतिविधि करते हैं, तो उसी समय यही ऑक्सीजन क्या करता है कि हमें ऊर्जा प्रदान करने का, ऊर्जा को बर्न करने का काम करता है, जिससे कि हमें क्या करते हैं, ऊर्जा मिलने लगती है। तो जो मायोग्लोबिन होता है, मान लीजिए ये एम भी है मायोग्लोबिन, तो जो एम होता है ये भी क्या हो, आयरन है, एक लोहा है। और बी से आपका ये भी क्या होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे भी आयरन क्या होता है, जो रक्त के माध्यम से पेशियों के अंदर ऑक्सीजन को पहुँचाया जाता है, तो वहाँ पे जो आपका आयरन होता है उस ऑक्सीजन को ले लेता है, और ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है उसको मांसपेशियों के अंदर उस ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। तो तब जाके हम एक अचानक कोई काम पड़ता है ना, तो हम देखते हैं ना बिना बाहर से ऑक्सीजन लिए उस काम को संपादित करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, यही मायोग्लोबिन से ही पूरा होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, मायोग्लोबिन हो गया पेशियों के अंदर। अगर यही प्रश्न रक्त के अंदर रहता तो हीमोग्लोबिन इसका उत्तर होता। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 8 है कि व्यायाम होने के दौरान रक्त का अम्बली होना किस कारण होता है। हम सीधे उत्तर कह देंगे लैक्टिक एसिड। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए लैक्टिक एसिड क्या होता है, हमारा जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो यह ऊर्जा उत्पादन का क्या है, उप उत्पाद होता है। जो कि क्यों होता है, जब हम एक्सरसाइज करने लगते हैं तो ऑक्सीजन लेवल जब हमारे शरीर के अंदर घटता है, तो पहले से ही शरीर में एक पायरुविक अम्ल रहता है जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। वो क्या करता है कि जब ऑक्सीजन कम पड़ने लगता है तो वही जो पायरुविक अम्ल होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। और जब पर्याप्त ऑक्सीजन शरीर में रहता है तो वो पायरुविक अम्ल क्या होता है, ऑक्सीडेट होते रहता है, मतलब उसका ऑक्सीकरण होते रहता है और ऊर्जा मिलती रहती है। लेकिन यही ऑक्सीजन लेवल घटता है, जो अतिरिक्त जो पायरुविक अम्ल शेष बचने लगता है, ठीक है, वही लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। और उस दौरान क्या होता है, शरीर के अंदर हाइड्रोजन आयन जो होता है, जब लैक्टिक एसिड होने लगता है तो रक्त के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि मात्रा बढ़ने लगती है। और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रक्त में बढ़ने लगती है, तब क्या होता है, रक्त आयनित होने लगता है, यानी इसका पीएच मान डाउन होने लगता है। और जब पीएच मान गिरता है तो रक्त क्या होता है, अम्बली हो जाता है। और जब रक्त अम्बली हो जाता है तो ये हमारा जो एंजाइम होता है काम बंद कर देता है। एंजाइम क्या होता है, चयापचय क्रिया को संचालित करने के लिए एक रासायनिक द्रव है होता है, ये काम करना बंद कर देता है और शरीर को, मांसपेशियों को क्या हो जाती है, ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है और फिर हमें फटीग महसूस होना शुरू हो जाता है। तो मुख्य कारण क्या था हमारे रक्त का अम्बली होने का, वो था हमारा हाइड्रोजन आयन। इसी के ये इकट्ठा हो जा रहा है, तब रक्त का पीएच मान गिरता है। और जब पीएच मान गिरने लगता है, 7 से नीचे आता है, तो रक्त अम्बली होना शुरू हो जाता है। अगर ये हमारा मेहनत आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में आप अपना जो भी सुझाव हो दीजिएगा, क्योंकि आप उससे ही हमें और बेहतर करने में मदद मिलेगी। आगे के प्रश्न की बात करते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का कमी होने का कारण क्या कहलाता है।
रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हम क्या कहते हैं? इस्कीमिया, हाइपरऑक्सिया, हाइपोक्सिया और ऑक्सीजन डाउन। दो ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी सब उत्तर से। तो सबसे पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, ऑक्सीजन डाउन कोई शब्द नहीं और हाइपर ऑक्सिया का कोई यहाँ पे मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में कभी भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती नहीं है, सामान्य रहती है या तो फिर घटती ही है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस्कीमिया की बात कर लेते हैं। इस्कीमिया होती क्या है? ठीक है, तो इस्कीमिया सॉरी, पेशी के अंदर, पेशी में जो क्या होता है, रक्त कम होने लगता है, यानी कि रक्त के प्रवाह डाउन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। और जब हाइपो का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। हाइपो धन ऑक्सिया, ऑक्सिया। तो हाइपो का मतलब हो जाता है आपका कम, और ऑक्सीजन का मतलब, ऑक्सिया का मतलब O2 हो जाता है। तो कहाँ पे होता है? रक्त के अंदर। तो रक्त के अंदर जब क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, तो उस प्रक्रिया को हम हाइपोक्सिया कहते हैं, और इसका प्रश्न का उत्तर हाइपोक्सिया सही है। इसके बाद इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, और उससे पहले आपसे कहूँगा कि आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और बताइए कि वीडियोज हमारा कैसा लगा। और जो लोग नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइएगा, जिससे कि अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। वैज्ञानिकों द्वारा पहली अम्लीय वर्षा की खोज कब की गई? अम्लीय वर्षा की बात करते हैं, यानी कि यह हमारे हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड होता है, और इसके सही उत्तर की सीधे हम लोग बात करते हैं। 1852 इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। एक अंग्रेजी वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट सर्गसन, रॉबर्ट एग्न सॉरी रॉबर्ट एग्नस उस व्यक्ति का नाम था। और उन्होंने इसका कारण बताया, यानी कि क्यों अम्लीय वर्षा होती है, इसके बारे में जब उन्होंने व्याख्यात की, तो बताया कि वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण। और इसके लिए दो मुख्य जो जिम्मेदार चीज़ें होती हैं अम्लीय वर्षा के लिए, उन्होंने इस तरह व्याख्यात किया कि पहला होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा जो केमिकल होता है वो होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, ये आपका ऊर्जा प्लांट, जैसे विद्युत प्लांट लगे हुए होते हैं ना, तो वहाँ से निकलने का काम करते हैं। और जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये हमारे यातायात के जो ईंधन होते हैं उसके माध्यम से निकल के ये वायुमंडल में चले जाते हैं, और फिर क्या होता है कि एक गैसीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं, और फिर जब कभी बारिश होती है तो उसके साथ ये धरती पे उतर आते हैं। और इसके वजह से क्या, इनके अंदर अम्लता बहुत ज़्यादा होती है, और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो किसानों की फसलें होती हैं बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और हमारी जो पारिस्थितिकी स्थितिकी जो तंत्र होता है, जिसको हम इको सिस्टम कहते हैं, वो अनबैलेंस हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। देखते होंगे बरसात की, कहते हैं ना लोग, पहली बरसात में हमें नहानी नहीं चाहिए। क्यों नहाना नहीं चाहिए पहले बरसात में? यही कारण होता है कि वायुमंडल के अंदर जितना कचरा रहता है वो पानी के साथ ज़मीन पर आ जाता है। देखते हैं पहले जो बारिश होता है तो गड्ढों में पानी जम जाता है, काला सा हो जाता है, उससे दुर्गंध आना शुरू हो जाती है, वही कारण होता है। बाद की पानी जमा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो साथियों, इस सेशन के लिए इतना ही। मैं कहूँगा जाते वक्त कि जो हमारा ये सेशन चल रहा है, आप ज़रूर कमेंट के साथ बताइएगा कि आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो रहा है। ठीक है, और साथ में एडवाइस दीजिएगा कि हम और कितने बेहतर तरीके से आपके लिए, आपको ये सेशन बना सके। और साथ में जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइएगा, जिससे कि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोग ट्रेंड में आ सके और लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए आप सबको जय भारत, आपका शुभ।